हेलो गाइस, आपका स्वागत है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री के 7th एपिसोड में। और गाइस, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लुकिज्म मांगा में इंटरेस्ट है और मैं आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखे और मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एजिक 1000 साल पुराना बियॉन्डर है जो कि बार बार पुनर्जन्म लेता रहता है, जिससे उसकी पुरानी मेमोरीज भी मिटती रहती है। क्लाइन उसे लामूड कैसल में ले आता है जहां एरिक 1000 साल पहले रहा करता था, जिससे उसकी कुछ यादें आ जाती है। और यहाँ भी पता चलता है कि उसके बेटे की लाश से उसकी खोपड़ी किसी ने चुरा ली है। एरिक अब क्लाइन से कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? क्लाइन बोलता है कि ने कहा था कि मेरी किस्मत में कुछ छेड़छाड़ हुई है, उससे आपका क्या मतलब था? अब एजिक क्लाइन को बता पूछता है कि पिछले 2-3 महीनों में तुम्हारे साथ कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंट हुआ है क्या? शायद तुम्हारा जवाब उन्हीं में छुपा हुआ है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिसमें जेनिकिंस विंसेंट को एंटीगोनस बुक बेच रहा था। जेनिकिंस वही बंदा है जो पहले एपिसोड में क्लाइंट का पीछा कर रहा था, और विंसेंट जो 4th एपिसोड में मर चुका है। और हम उनके साथ एक तीसरे दाढ़ी वाले आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम सीरियस होता है। कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है। क्लाइन और नील ब्लैकथॉर्न कंपनी में आते हैं, जो देखते हैं यहाँ पर तो पार्टी चल रही थी। असल में कैनली की एंगेजमेंट हो गई थी, तो इसीलिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे। नील अब मजाक करते हुए कहता है कि चलो नाइट हॉक्स में किसी को तो रोमांस करने को मिलेगा। यहाँ पर हम एक सीट्रॉन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सीक्रेट एट की बियॉन्डर है, और वो एक रोमांटिक नॉवेल लिख रही थी। लियोनार्ड यहाँ पर आके कुछ फालतू बातें कर रहा होता है, जिस पर रोजेन उसे चिढ़ाती है कि तुम तो पोएम भी नहीं लिख सकते हो, जबकि तुम मिडनाइट पोएम के बियॉन्डर हो। वो भी कहती है कि आज के दिन तो इन्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। पर तभी यहाँ पर डैन आ जाता है और सबको अपना अपना काम बता देता है। सभी लोग बाहर पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं, बस लियोनार्ड और रॉयल यहीं रहेंगे। लेकिन वो क्लाइंट को कोई भी काम नहीं देता है, वो भूल जाता है देना। लेनार्ड कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नाइटमेयर पाथवे वाले बियॉन्डर अक्सर चीज़ें भूल जाया करते हैं। कभी कभी उन्हें रियल लाइफ और सपने में फ़र्क ही नहीं पता चलता है। और अगर किसी दिन डन को सब कुछ याद आ जाए तो ज़रूर कोई दिक्कत वाली बात होगी। डन अब क्लाइंट को कहता है कि आज वह चाइनीज़ गेट पर नज़र रखेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अंदर से कैसी भी आवाज़ आए, उस गेट को खोलना नहीं है। और क्योंकि क्लाइंट नाइट हॉक्स में ज्वाइन हुए 2 महीने हो चुके, तो उसे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। क्लाइंट अब पिछले 3 महीने के केस के बारे में सोचने लग जाता है, जो थे एलियन किडनैपिंग, रे रिवर इंसिडेंट और विंसेंट के मैजिक मिरर। इन तीनों केस पर क्लाइंट जुड़ा हुआ था, और यह कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती है। तभी क्लाइंट चाइनीज़ गेट से कुछ आवाज़ सुनता है, फिर वह गेट अपने आप ही खुलने लग जाता है और उसके अंदर क्लाइंट को एक पपट दिखाई देता है जो क्लाइंट की तरफ एक कागज़ का टुकड़ा दिखाता है, और गेट फिर से अपने आप बंद हो जाता है। क्लाइंट खतरे की घंटी बजाता है, जिसे सुन लेनार्ड और रॉयल तुरंत ही यहाँ आ जाते हैं। वो पपेट सील्ड आर्टिफैक्ट 30625 था, जिसका नाम है मिज फॉर्च्यून क्लॉथ पपेट। यह जानकर लेनार्ड और रॉयल क्लाइंट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट को उस पपेट ने अपने वश में कर लिया हो। और ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, कई सारे लोग चाइनीज़ गेट की वजह से लापता हो गए हैं और कभी मिले भी नहीं हैं। लेकिन लेनार्ड समझ जाता है कि क्लाइंट के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और वह उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वह पपेट यहाँ पर कई साल सोए, लेकिन आज तक उसमें कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन आज अचानक से वो जिंदा हो गया और उसने क्लाइंट को अपने तरफ बुलाने की कोशिश भी की। इसका तो एक ही मतलब है कि वह पपट दूसरे नए आर्टिफैक्ट की वजह से जिंदा हुआ है। और सबसे नया आर्टिफैक्ट जो उन्होंने चाइनीज़ गेट के अंदर ला कर रखा है, वो है एंटीगोनस नोटबुक। खैर, क्लाइंट अब घर जाकर ग्रे फोक में पहुंच जाता है, क्योंकि आज उनकी मीटिंग का दिन था। ऑड्री और ओल्गर उसके लिए रॉजर्स डायरी के कुछ पन्ने लेकर आए थे, जिन्हें क्लाइंट पढ़ने लग जाता है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि मिस्टर फूल रोजर डायरी को सच में पढ़ सकते हैं। खैर, इन पन्नों को क्लाइंट पढ़ने लग जाता है और उसे ज़ारा टोटल के बारे में पता चलता है, जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था, और यह भी कि वो सीक्रेट 9 का सीयर था। ज़ारा टोटल ने रोजेल के सीक्रेट्स की एंटीगोनस फैमिली का एक आइटम चुरा लिया था, लेकिन उसने बाद में खुद ही मना कर दिया था, जिससे रोज़ेल को इतना आ गया था
कि उसने कसम खाई थी कि एक बार वो हाई लेवल बियॉन्डर बन गया फिर इन सभी शेयर्स वालों को पकड़ पकड़ के मारूंगा। क्लाइंट को पन्नों से ये भी पता लगता है कि एक्टिंग मेथड से पोर्शन डाइजेस्ट होने में सिर्फ 5 महीने ही लगते हैं। क्लाइंट अब ओल्गा ऑड्री से कहता है कि इन पन्नों को देखकर वो खुश हुआ। ऑड्री अब उससे पूछती कि उसे अपना पोर्शन डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। इसका जवाब क्लाइंट ने अभी तो पढ़ा था, तो वो उसे बता देता है कि 1 से 5 महीने। इसके बाद ऑल्गर बताता है कि अरोरा ऑर्डर का एक सीक्रेट एड का बियॉन्डर ट्रू क्रिएटर होली रेजिडेंट को ढूंढने में लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि ट्रू क्रिएटर अभी भी जिंदा है, बल्कि हैंगमैन नाम का एक कार्ड है जो रोजल ने ट्रू क्रिएटर को माइंड में रखकर ही बनाया था। वो क्लाइंट से पूछता है क्या वो सच है, तो क्लाइंट कहता है कि उसे फॉलन क्रिएटर बुलाना ज़्यादा सही होगा। अब क्लाइंट उनसे पूछता है कि एंटीगोनस फैमिली के बारे में तुम्हें कितना पता है, तो ओल्गर बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की जड़ें थर्ड इपोक तक फैली हुई है। फोर्थ इपोक में एमोन और अब्राहम फैमिली ने ब्लड अफेयर की मदद से अपना ट्रूडर साम्राज्य बनाने में, लेकिन फिर फोर्थ इपोक में अंत में एंटीगोनस फैमिली को एवरनाइट गॉडेस ने ख़त्म कर दिया था। वो ये भी बताता है कि एंटीगोनस फैमिली के पास एक बहुत अजीब और डरावनी पाथवे का पोषण हुआ करता था। यह सब सुनने के बाद क्लैन कहता है कि आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। अब क्लाइंट सोचता है कि एंटीगोनस फैमिली को एवरनाइट गॉडेस ने ख़त्म किया था, और उनके पास ऐसा कौन सा डरावना पाथवे का पोषण था, और ज़राटुल को एंटीगोनस फैमिली से कौन सा आइटम चुराना था, और सीयर पाथवे सीक्रेट ऑर्डर से आया था। मतलब अगले लेवल के पोर्शन क्लाइंट को सीक्रेट ऑर्डर से मिलने सकते हैं। ये सब सोचकर क्लाइंट का दिमाग ख़राब होने लग जाता है। एजिक ने उससे इत्तेफाक की बात कही थी, और वो फिर उन तीनों केसेस पे एक बार फिर से सोचने लग जाता है। किडनैपर को ढूंढते हुए एक क्लाइंट को एंटीगोनस बुक का पता चला जो कि बीबर के पास थी। वह चाहता तो नोटबुक को लेकर शहर से बाहर भी जा सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं करा। और दूसरा केस, विंसन ने सोलोना के मैजिक मिरर में डिविनेशन करने को कहा, और किस्मत से क्लाइंट उस दिन उसके घर पर मौजूद था। यानी कि ज़रूर कोई भारी शक्ति है जो क्लाइंट के लिए सब कुछ कर रही है। क्लाइंट अब डिविनेशन करता है और एलियट की किडनैपिंग का असली कारण क्या था, और उसे एंटीगोनस बुक दिखाई देती है। यानी कि वह किडनैपिंग सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि क्लाइंट उस नोटबुक के बारे में पता कर पाए। वह बाकी केस पर डिविनेशन करता है, लेकिन उसे कोई साफ रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि उसका सीयर पोर्शन अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। वो एक्टिंग भी कर रहा है, डिविनेशन भी कर रहा है, फिर भी उसका पोर्शन डाइजेस्ट होना रुक रुक क्यों गया। वह अब डिविनेशन करता है, उसे क्लाउन का पोर्शन कहाँ से मिलेगा, तो उसे बीवर की लाश दिखाई देती है जिसमें उसमें कोई चमकती हुई चीज़ निकल रही होती है। उसे जोकर की लाश भी दिखाई देती है, और उसे एक आइटम बाहर निकलता हुआ दिखता है। उसे विंसेंट और एंटीगोनस नोटबुक भी दिखाई देती है, और वहाँ पे उसे वो दाढ़ी वाला आदमी भी दिखाई देता है जिसका नाम सीरियस होता है। अब अगला दिन आता है। अगले दिन क्लाइंट डिविनेशन क्लब जाता है जहाँ क्रिस्टीना नाम की औरत आई थी और लेवनस नाम की चोर को ढूंढना चाहती थी, जो कि उसके 10,000 पाउंड को लेकर भाग गया है, और वो हार्नेसिस का रहने वाला है था। क्लाइंट कहता है कि लेवनस को ढूंढने के लिए उसका कोई चीज़ चाहिए होगा। क्रिस्टीना कहती है कि उसका बेटा कैसा रहेगा। वो अपने साथ मैगोस को भी लाई होती है, उसकी भतीजी है। लेवनेस ने उसे प्रेग्नेंट करके उसके पैसे लेके भाग गया है। क्लाइंट कहता है कि वो बच्चा अभी पेट में है, तो उसके ऊपर डिविनेशन करना सही नहीं है, वो कर भी नहीं सकता है। यह सुन क्रिस्टीना बोलती कि मैं बच्चा अभी ही निकलवा देती हूँ, लेकिन मैगोस मना करती कि वो कहते कि ये बच्चा वो नहीं गिराएगी, वो अपने बाप जैसा नहीं है। वो बहुत आराम से लात मारता है, बल्कि वह गुनगुनाता भी है ताकि मैगोस अच्छी नींद ले सके। यह सुन क्लाइंट सोचने लग जाता है कि धोखा मिलने से इसके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है, और वो दोनों लड़ती हुई वहाँ से बाहर चली जाती है। खैर, क्लाइंट अब एंजेलिका से उसे दाढ़ी वाले आदमी की फ़ोटो दिखाता और पूछता है क्या क्या तुमने कभी इसे कहीं देखा है। वो बताते कि इसने इस आदमी को विंसेंट के साथ देखा है, और वो ये भी बताती कि ये शायद हॉर्नेसेस की बातें कर रहे थे। बातों बातों में क्लाइंट को मिस फोर्स के बारे में भी पता चलता है जो डिटेक्टिव स्टोरी लिखती हैं, और ये नाम याद रखना। क्लाइंट उसके बाद लाइब्रेरी जाता है यहाँ पता करने की आजकल हॉर्नेसेस के बारे में कौन कौन पढ़ रहा है, और इत्तेफाक से वहाँ दाढ़ी वाला सीरियस भी यही मौजूद था। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, और सीरियस क्लाइंट से डर कर भागने लग जाता है। वह सीधा खिड़की फोड़कर नीचे कूद जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। इन कारणों से सीरियस खुद पर कंट्रोल खो देता है और एक मॉन्स्टर बन के क्लाइंट पर हमला कर ही देता है।
मगर किस्मत से क्लाइंट को सामने वो गिर जाता है और वो क्लाइंट उसे ख़त्म कर देता है गोली मारकर। अपने स्पिरिट विजन का यूज़ करके वो देखता है कि सीरियस सीक्रेट 9 का बियॉन्डर है। वह जल्दी से उसके ऊपर डिविनेशन करके क्लाउन पोशन की रेसिपी को पूछता है, जो उसे पता भी चल जाती है। उसे अपने पीछे ट्रू क्रिएटर दिखाई देता है उसी डिविनेशन में जिसे डैन भी देखा था। क्लाइन अब होश में आता है और देखता है कि डैन और लेनार्ड भी वहां आ जाते हैं। डैन क्लाइन को समझाता है कि तुम मरे हुए बिलेंडर पर डिविनेशन करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे लिए ये बहुत बुरा हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। तभी लेनार्ड भी बोलता है कि क्लाइन सच में बहुत लकी है। इन 2 महीने में उसके साथ जितने केस हुए हैं इतने तो हमें साल भर में भी देखने को नहीं मिलते हैं। लेनार्ड को सीरियस का लेटर मिलता है जो उसने मिस्टर जी को लिखे हुए थे। मिस्टर जी वही है जिसने विंसेंट को मारा था। अरोरा ऑर्डर में टोटल 22 ओरेकल होते हैं जो ABCD नाम से भी जाने जाते हैं। सीरियस ने लेटर में लिखा था कि मुझे विंसेंट को एंटीगोनस नोटबुक में कुछ खास नहीं मिला। सीरियस एंड पेंटिस और क्लाउन पोशन के बारे में अलावा क्लाउन इन्हें बताता है कि मैंने डिविनेशन किया था तब मुझे क्लाउन की रेसिपी पता चल लग गई थी। लेटर में आगे ये भी लिखा था कि एंटीगोनस फैमिली जान गई थी कि उनका खात्मा होने वाला है। आखिर उनके पास सीयर पाथवे है, इसीलिए उन्होंने हार्नेसिस माउंटेन की पीक पर एक खुफिया खजाना छुपाया था और ड्रम्स टू की पूरी तैयारी कर रखी थी। जब ड्रम्स डे आएगा तब वो टिंगन शहर में सभी को बलि चढ़ा देंगे और हमारे ट्रू क्रिएटर का स्वागत होगा। खैर क्लाइंट को अब सब कुछ पता चल जाता है कि एंटीगोनस फैमिली के पास अजीब सा पोषण, डरावना सा पोषण, वो एक सियर ही था और इसीलिए उसे बार बार हार्नेसेस सुनाई दे रहा था। लेकिन फ्लैगरा क्या होता है और सच में कोई खुफिया खजाना है कि नहीं, वो अपने साथ हुए सारे केसेस को मिलाने लग जाता है। उसे पता चलता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। ओरिजिनल क्लाइंट एंटीगोनस बुक की वजह से ही मरा था। फिर जोरो क्लाइंट की बोर्डों में आ गया। एंटीगोनस फैमिली सीयर पाथवे से कनेक्टेड थी। क्लाइंट ने भी सीयर पाथवे चूज़ किया कि उसने रोजेल की डायरी पढ़ी थी। रोजेल खुद सीयर पाथवे चुनना चाहता था ज़राटोल की वजह से, जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था और कोई हाई लेवल का सीयर बियंडर था। आज ही लाइब्रेरी में उसको तुरंत सीरियस मिल गया और उसे क्लाउन पोशन की रेसिपी भी जो क्लाइंट को चाहिए थी, क्योंकि इसका अगला लेवल वही था। ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती है, इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड ज़रूर है जिसका पता लगाने के क्लाइंट को यह जानना होगा कि असली क्लाइंट क्यों मरा था। और वो अब डिविनेशन करने लग जाता है ओरिजिनल क्लाइंट असल में क्यों मरा था। लेकिन इंटरफेस की वजह से डिविनेशन फिर से फेल हो जाता है। क्लाइंट अब सोचता है कि डिविनेशन करके ही सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है और यही आखिरी चाबी थी उसके सियर पोशन की, क्योंकि ये बोलते ही उसका पोशन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। ग्रे फॉर्म में होने की वजह से क्लाइंट की पावर और भी ज़्यादा बूस्ट हो गई थी। वो पूरे टिंगन शहर में मानो उड़ने ही लग जाता है। वो शहर का कोना कोना वो देखता है और क्योंकि इंटरवेनेंस हट जाता है तो क्लाइंट को पता लग जाता है कि मास्टरमाइंड एक बड़े से मैंशन में रहता है जिसकी लाल लाल चिमनी है। लेकिन इसमें आगे कदम बढ़ाने पर क्लाइंट को वापस ड्रीम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों क्लाइंट को पता लग गया कि मास्टरमाइंड लाल चिमनी वाले घर में रहता है और उसका सीक्रेट 9 का पोर्शन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है। अब इसके बाद हम 1 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वही चोर लेवनेस मैगोस के ऊपर किसी तरह का रिचुअल कर रहा था और रिचुअल के लिए उसके पास एजिक की बेटी की खोपड़ी भी रखी थी, यानी कि खोपड़ी इसी ने चुराई थी। लेवनेस खुद भी सीक्रेट 8 का बियॉन्डर है और रिचुअल शुरू होते ही वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अरोरा ऑर्डर्स के 4 मेंबर थे जो रिचुअल शुरू कर रहे थे। हुड जो कि सीक्रेट 7 का बियॉन्डर, वो मंत्र पढ़ने लग जाता है और ट्रू क्रिएटर से प्रार्थना करता है कि वो वापस धरती पर आ जाए। इस रिचुअल में बाकी तीनों मेंबर्स की बलि चढ़ जाती है। रिचुअल कामयाब होता है और ट्रू क्रिएटर मैग्नोस को करप्ट कर देता है, यानी कि ट्रू क्रिएटर शायद उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।